नमस्कार दोस्तों आज संडे है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था पिछले वीडियो पर कि सर संडे को अब स्टोरी ना सुनाइए और उसके स्थान पर वीडियो मतलब कोई दे दीजिए, कोई विषय पढ़ा दीजिए, ठीक है, ताकि सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों आपके कमेंट को हमने बहुत ही रिस्पेक्टफुली लिया है और उसका सम्मान किया है और आपके कमेंट के सम्मान में ही आज हम आपको कहानी नहीं सुनाएंगे बल्कि आपको इतिहास पढ़ाएंगे, हिस्ट्री का आपको वीडियो देने जा रहे हैं। ठीक है, और हम भी चाहते हैं कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। कोशिश हमारी पूरी है, लेकिन कभी कभी व्यवधान आ जाता है। वो सारी चीजें आपको पता ही है कि इंटरव्यू लगा हुआ है और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो इसलिए व्यवधान आ जाता है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अधिकतम वीडियो दे पाऊं और जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी कोशिश में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इतिहास का एक चैप्टर पढ़ेंगे और इतिहास में हम लोग पीछे याद करिए, हम लोगों ने पढ़ा था विदेशी आक्रमण। ठीक है, यहाँ पर हिंद एवं इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण वगैरह जो विदेशी आक्रमणकारी थे, तो उनके शासन प्रशासन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर कालीन संस्कृति। ठीक है, यानी कि जो मौर्योत्तर काल था उसका प्रशासन कैसा था। ठीक है, और वहां पर जो है सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक जीवन कैसा था। ठीक है, और ये इन लोगों की संस्कृति कैसी थी, कला कैसी थी। यानी कि यूं कहें कि जो मौर्योत्तर काल के शासक थे और जो विदेशी आक्रमणकारी थे, क्योंकि दोनों एक साथ रहे हैं, ठीक, आक्रमण हुआ है, तो दोनों की जो मिली जुली संस्कृति है वो पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जो मौर्योत्तर काल से सुंग वंश वगैरह हुए थे, ठीक है, और जो विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, इंडो ग्रीक, शक वगैरह, तो इन दोनों की जो मिली जुली संस्कृति है उसको हमें पढ़ना है मौर्योत्तर कालीन संस्कृति के अंतर्गत। ठीक है, और इसके बाद ही हमारा मौर्य और मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इनका प्रशासन कैसा था। ठीक है, तो आपने देखा था कि जब मौर्य काल हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर केंद्रीकृत प्रशासन था। ठीक है, यानी कि सारी व्यवस्था एकदम से केंद्रीकृत थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, मैं पढ़ के बताता हूँ, देखिए चूंकि आज लिखने वाला बहुत ज्यादा था, बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ी है। आप देख रहे पूरा बोर्ड भरा पड़ा है। ठीक है, और इतना ही लिख पाया है, इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें हम बताएंगे जो आपको लिखना है, मैं बोलूंगा आप लिखेंगे, तो कॉपी पेन तैयार रखिएगा। ठीक है, और एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, छोटा दिख रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, स्क्रीनशॉट में इसका तुरंत दे दूंगा, आप नोट्स बनाइए आराम से। ठीक है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, और आपको बिल्कुल एज सच नोट्स बना लेना है, साथ में जो चीजें मैं बताऊंगा बीच बीच में उनको भी आपको वहां पर ऐड कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ के सुनाते हैं आपको कि इस काल में अधिकतर छोटे छोटे राज्य थे। ठीक है, लेकिन मौर्योत्तर काल की अगर बात करें तो छोटे छोटे राज्य थे, जबकि आप मौर्य काल में देख रहे हैं कि राज्य काफी बड़े बड़े हुआ करते थे। ठीक है, यद्यपि उत्तर में कुषाणों तथा दक्षिण में सातवाहनों ने काफी विस्तृत प्रदेशों पर राज किया। ठीक है, यानी छोटे छोटे राज्य भले ही थे, लेकिन उत्तर में जो कुषाणों का शासन था और दक्षिण में जो सातवाहनों का शासन था, तो वहां पर भी मतलब कि बहुत बड़े राज तो नहीं थे, लेकिन मतलब कि ठीक ठाक थे, मतलब केंद्रीकृत नहीं कह सकते, यानी कि मौर्यों के बराबर तो नहीं थे, लेकिन उससे कुछ कम थे, बहुत छोटे नहीं थे। ठीक है, किंतु ना तो सातवाहन और ना तो कुषाणों ने के राजनीतिक संगठन में वह केंद्रीकरण था जो मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। यानी कि जो इनका प्रशासन था, जो केंद्रीकरण व्यवस्था मौर्य साम्राज्य में थी, मौर्य काल में थी, वो इस काल में नहीं थी। भले ही चाहे कुषाणों का, चाहे सातवाहनों का शासन कैसा भी रहा हो, लेकिन वो बात नहीं थी जो कि मौर्य काल में हुआ करती थी। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन, इसको समझने का प्रयास करिए कि जो मौर्य काल में चीजें थी वो अब मौर्योत्तर काल में नहीं रह गई हैं। छोटे छोटे राज्यों में पूरा जो हमारा भारत है या कहीं जो पूरा इंडिया था बट गया था। ठीक है, और सातवाहनों के, कुषाणों के जो राज्य थे या जहां पर वो शासन करते थे थोड़े से बड़े थे, बाकी सब छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। ठीक है, और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में दैवी तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। कुषाण शासकों ने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की। इस बात को समझिए कि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए राजतंत्र में दैवी तत्वों को समाविष्ट करने की प्रवृत्ति अपनाई गई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर तुलना की गई है। ठीक है, और ये तुलना क्या की गई है कि जो मौर्य काल था, मैं आपको बताऊं कि जो मौर्य काल था, मौर्य काल में देवताओं की तुलना राजा से की जाती थी। ठीक है,
मौर्य काल में देवताओं की तुलना राजा से की जाती थी, लेकिन मौर्योत्तर काल आते आते राजा की तुलना देवताओं से की जाने लगी। ठीक है, ये दोनों में अंतर था कि मौर्य काल में जहां पर केंद्रित व्यवस्था थी वहां पर देवताओं की तुलना राजा से की जाती थी, और मौर्योत्तर काल आते आते राजा की तुलना देवताओं से की जाने लगी। ठीक है, और जो कुषाण शासक, कई सारे ऐसे कुषाण शासक हुए हैं जिन्होंने देवपुत्र जैसी उपाधियां धारण की हैं, यानी कि अपने आप को वो देवता समझते थे, भगवान समझते थे। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने दैवी तत्वों को अपने शासन में, यानी कि राजतंत्र व्यवस्था में, कहने का मतलब ये है कि राजा देवता के समान था, यानी कि राजा मतलब देवता। ठीक है, ये मतलब उनका कहने का सेंस था कि दैवी तत्व का मतलब है कि राजा को जो लोग देवता माना, राजा देवता के समान था। इसीलिए कुषाण शासकों ने, बहुत सारे शासक जिन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। आगे देखिए, कुषाण शासकों ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा प्रारंभ की। ठीक है, कुषाणों ने कि जो राजा मर जाते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनके मंदिर बनवाए जाते थे और उनकी मूर्तियां वहां पर मंदिर में स्थापित कर दी जाती थी ताकि लोग उनकी पूजा कर सकें। ठीक है, यानी कि उनको भगवान का दर्जा दे दिया जाता, कुछ ऐसी व्यवस्था थी उस समय की। आगे देखिए, शक और पहलव शासकों ने संयुक्त शासन चलन का प्रारंभ किया। ठीक है, संयुक्त शासन से मतलब यह है कि राजा के साथ साथ युवराज को भी बराबर अधिकार दिया गया था। ठीक है, यानी कि जबकि वहां पर आप देख रहे हैं मौर्य वंश में, मौर्य काल में, कि राजा के पास सबसे ज्यादा शक्तियां थी। ठीक है, लेकिन मौर्योत्तर काल में राजा और युवराज, जो राजा होता था और जो युवराज होता था, उनको दोनों को बराबर शक्तियां दी गई, दोनों बराबर मिल करके शासन करते थे। इसी को कहा गया है संयुक्त शासन प्रणाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो संयुक्त शासन प्रणाली मिलता है शक और पहलव शासकों में। आगे देखिए, दंड नायक और महादंड नायक जैसे सैनिक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो सैनिक प्रणाली थी तो मतलब अच्छी खासी थी, दंड वगैरह दिया जाता था, तो दंड नायक और महादंड नायक जैसी सैनिक प्रणाली का यहाँ पर उल्लेख किया गया। ठीक है, और कनिष्क ने, जो कि कुषाण वंश का एक अच्छा प्रसिद्ध शासक था, कनिष्क ने प्रथम बार अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसका जो साम्राज्य था वो उत्तर में कश्मीर तक, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, और ये आपका पश्चिम में कहां पर, ये उत्तरी अफगानिस्तान तक, और ये जो पूर्व में था, ये पूर्वी यूपी व बिहार तक फैला हुआ था। यानी कि जो कनिष्क था, कनिष्क के शासन काल में, उसका शासन काल था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ था, यानी कि अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य किसने स्थापना की थी, किसने, कनिष्क ने। ठीक है, आगे देखिए, ये तो हो गया इनका प्रशासन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक प्रशासन था, ये ऐसी इनकी प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी किनकी, मौर्योत्तर की काल की। आगे इनका जो सामाजिक जीवन कैसा था, तो मौर्योत्तर कालीन समाज वर्णाश्रम पर व्यवस्था पर आधारित था, यानी कि वही जो चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वही वर्ण चार्ट थे। ठीक है, और ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था, यानी कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे माने जाते थे। ठीक है, और विदेशियों कौन थे, यवन, शक, पहलव और कुषाण, विदेशियों को स्मृतिकारों ने निम्न कोटि के क्षत्रिय की उपाधि दी थी। ठीक है, यानी जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे, चाहे वो शक हो, पहलव हो, यवन हो, कुषाण हो, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, तो बहुत सारे स्मृतिकारों ने इनको कैसे, निम्न कोटि के क्षत्रिय की उपाधि प्रदान की थी। उस समय अगर हम समाज में देखें तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, यानी कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी। शासकों के नाम मात्र प्रधान होते थे। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, यानी कि सातकर्णी की माता का नाम क्या था, गौतमी था। तो मात्र प्रधान का मतलब क्या है कि शासक के नाम में माता का नाम जुड़ा हुआ करता था। तो यानी कि स्त्रियों की इतनी अच्छी दशा थी कि राजा के नाम में उसकी माता का नाम जुड़ा हुआ करता था, लाइक गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, और स्त्रियां धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी। ठीक है, जो भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते थे, तो उनमें स्त्रियों को बराबर का हिस्सा था और पुरुषों के साथ बैठ करके वो धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। धर्म की बात हम कर लें तो सातवाहन शासक ब्राह्मण होते हुए भी धर्म सहिष्णु थे और बौद्ध धर्म को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, जो सातवाहन शासक थे वो ब्राह्मण थे लेकिन फिर भी सहिष्णु थे, मतलब कि किसी दूसरे धर्म के प्रति बुराई नहीं करते थे, किसी दूसरे धर्म के प्रति ईर्षा नहीं रखते थे, मतलब सहिष्णु थे। यानी कि सब लोग जो है मिलजुल कर रहे, समभाव की भावना थी और इन्होंने बौद्ध धर्म को भी काफी संरक्षण प्रदान किया था। किसने, सातवाहन शासकों ने। देख लेते हैं इनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक जीवन था इनका, मौर्योत्तर काल को आर्थिक दृष्टि से
भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जा सकता है, यानी कि इनका जो आर्थिक जीवन था वो सबसे अच्छा है और इसे भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है, यानी कि अच्छा खासा व्यापार और वाणिज्य फैला हुआ था, लोग संपन्न थे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, कैसे? देखिए, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। ठीक, शिल्प कलाएं होती, व्यापार हुआ करता था, वाणिज्य हुआ करता था, खूब उन्नति हुई। और क्या हुआ? इस काल के ग्रंथों में शिल्पियों के निम्नलिखित प्रकार मिलते, यानी कि कितने प्रकार के शिल्पी थे, ये विभिन्न प्रकार के ग्रंथ हैं, तो उन ग्रंथों ने अपने हिसाब से बताया है। जैसे बताया दीर्घ निकाय ग्रंथ है, तो यहाँ पे 24 प्रकार के शिल्पियों या व्यवसायियों का वर्णन किया है। महावस्तु एक ग्रंथ है, इसने 36 प्रकार के शिल्पियों या व्यापारियों का वर्णन किया है, व्यवसायों का। मिलिंद पन्हों में 75 प्रकार के शिल्पियों का वर्णन किया गया है के व्यवसायों का उल्लेख। ठीक है, तो 3 है, दीर्घ निकाय, महावस्तु और मिलिंद पन्हों। इनमें इतने प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया गया कि इतने प्रकार के लोग व्यवसायी थे जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय किया करते थे। नेक्स्ट आते हैं व्यापारिक संगठन। ठीक है, तो श्रोणी, निगम, पूग, सार्थवाद, ये कहते हैं ये व्यापारिक संगठन थे। जैसे कि इसमें व्यापारिक संगठन होते हैं ना, मतलब कि हर व्यापार का अपना अपना एक संगठन होता है, तो जो उस समय के व्यापारिक संगठन थे तो उनके कुछ ऐसे नाम थे, श्रोणी, निगम, पूग, सार्थवाद। और जो इनका प्रमुख उद्योग था वो था वस्त्र उद्योग। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख उद्योग की बात की जा रही है, ध्यान रखिए, प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग ही था। और प्रसिद्ध अगर उद्योग की बात की जाए तो लोहा और इस्पात उद्योग भी उस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे और बहुत ज्यादा लोग जो है उस व्यवसाय में लीन थे, उसमें काम किया करते थे। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश में जो करीमनगर पड़ता है और तेलंगाना में एक जिला है नालगोंडा। ठीक है, ये लौह इस्पात के प्रसिद्ध केंद्र माने गए हैं। ठीक है, तो परीक्षा में कभी पूछ लिया जाता है कि मौर्योत्तर काल में लौह इस्पात के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध केंद्र थे, तो आंध्र प्रदेश का करीमनगर और तेलंगाना का नालगोंडा जिला लौह इस्पात के लिए बहुत प्रसिद्ध था। और हस्तिदंत शिल्प उद्योग भी बहुत प्रचलित था। ठीक है, हस्तिदंत का मतलब है हाथी के दांत से बने हुए जो विभिन्न प्रकार के आभूषण वगैरह हुआ करते थे, तो ये उद्योग भी बहुत ज्यादा प्रचलित था, यानी कि हाथी के दांत से लोग जो विभिन्न प्रकार की चीजें बनाया करते थे। और इस समय जो लोहा था वो मगध से, नमक पंजाब से, हीरे कश्मीर, विदर्भ और कलिंग से, तांबा राजस्थान से तथा मसाले दक्षिण भारत से प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, फिर से बोल दे रहा हूं कि लोहा कहां से प्राप्त होता था? मगध से। नमक कहां से? पंजाब से। हीरा कहां से? कश्मीर, विदर्भ और कलिंग से। तांबा कहां से? राजस्थान से। और मसाले दक्षिण भारत से प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, ये बात हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं, नीचे वाला बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर आते पहले इनका हम व्यापार देखते हैं कि किस प्रकार का व्यापार था। तो आपको पढ़ के सुनाते हैं कि मौर्योत्तरकालीन व्यापार की प्रमुख विशेषता भारत का रोम, मध्य एशिया तथा पाश्चात्य विश्व के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, यानी कि जो मौर्योत्तरकालीन व्यापारिक व्यवस्था थी, तो हमारे जो व्यापारिक संबंध थे उस काल के व्यापारिक संबंध कहां कहां पर? रोम से, मध्य एशिया से और पाश्चात्य विश्व से भी भारत के बहुत ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। ठीक, जैसे कि इस समय मोदी जी ने मतलब अच्छे खासे अपने व्यापारिक संबंध बहुत सारे देशों से बना रखे हैं, तो उस समय भी इन देशों से हमारे बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे। और इस समय स्वर्ण सिक्कों का नियमित रूप से प्रचलन हुआ करता था, यानी कि सोने के सिक्के बहुत चलन थे। जैसे आजकल आप देखना, मतलब कि 1, 2 के सिक्के, 5 के सिक्के चले ना, मतलब अगर कहें बल्कि 10 के सिक्के, क्योंकि 10 के सिक्के कोई आजकल लेता ही नहीं है, इतने ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रचलन थे, क्योंकि 10 का सिक्का लगता है सोने जैसा पीला सा होता है। ठीक है, तो जैसे आजकल 10 का सिक्का चल रहा है ना, इसी प्रकार से खूब प्रचलन थे, मतलब सोने के सिक्के भरमार थे, खूब चल रहे थे, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे काश आजकल चल रहे होते, है ना, तो हम 10-20 छुपा के रख लिए होते। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। इस समय व्यापार मुख्यतः अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था, जिसकी जानकारी अज्ञात यूनानी लेखक द्वारा लिखित पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एड्रियन सी में मिलती है। ठीक है, कहने का मतलब इस बात का ये है कि जो इस समय जो व्यापार हुआ करता था वो अरब सागर के, यानी जो अरब गुजरात साइड में जो अरब सागर है, तो वहां का जो तटवर्ती बंदरगाह थे वहां से व्यापार बहुत ज्यादा हुआ करता था। इस बात का वर्णन कहां मिलता है? एक पुस्तक है जिसका नाम है
पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये आपने नाम भी सुना होगा। इसके लेखक कौन है? अज्ञात इसके लेखक। इसका लेखक कौन है आज तक पता ही नहीं चला, ठीक है। बस ये मिलता है कि अज्ञात यूनानी लेखक। कोई यूनान का एक लेखक था, उसका नाम पता नहीं चला आज तक कि किसने ये लिखी है। पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक में इस बात का वर्णन है कि जो उस समय भारत की व्यापारिक व्यवस्था थी, या जो भारत का व्यापार हुआ करता था, वो अरब सागर तट पर स्थित बंदरगाहों से बहुत ज्यादा हुआ करता था, ठीक है। हालांकि और भी जो पूर्वी तट के बंदरगाह थे वहां से भी होता था, लेकिन प्रमुख जो व्यापार है वो अरब सागर तट के बंदरगाहों से ही हुआ करता था, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख बंदरगाह थे जहां से व्यापारिक व्यवस्था बहुत ज्यादा संचालित हुआ करती थी, ठीक है। तो पहला है बैरीगाजा या भड़ौच, ठीक है। ये गुजरात में स्थित है, यानी पश्चिमी तट पर स्थित है, और ये सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे ज्यादा यानी कि व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था भड़ौच या बैरीगाजा बंदरगाह, ठीक है। और यहां से यानी कि इस बंदरगाह से हम क्या आयात करते थे और क्या निर्यात करते थे, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से हम जो आयात करते थे वो इटली, अरब और यूनान की मदिरा, यानी जो इटली से, अरब से और यूनान से जो मदिरा आती थी वो इसी बंदरगाह पर आती थी, और सोने चांदी की मुद्राएं भी यही इसी बंदरगाह से हम मंगाया करते थे, यानी कि आयात करते थे। और यहां से हम बेचते क्या थे, निर्यात क्या करते थे, तो मसाले, हीरे, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र इत्यादि वस्तुओं को इस बंदरगाह से निर्यात किया जाता था विभिन्न देशों के लिए, ठीक है। अगला बंदरगाह है बारबेरिकम, ठीक है। क्या नाम है? बारबेरिकम है। ये सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित था, ठीक है, यानी कि पूर्वी तट का है ये, ठीक है। सिंधु नदी के मुहाने के तट पर ये स्थित था। और यहाँ से जो आयातित वस्तु हम क्या आयात करते थे, जैसे कि पुखराज है, मूंगा है, कांच, सोने चांदी के सिक्के आदि चीजों का हम आयात करते थे। और यहाँ से निर्यात क्या करते थे, यहाँ से निर्यात करते थे नीलम, मलमल, रेशम के धागे आदि वस्तुओं का यहाँ से हम निर्यात करते थे, ठीक है। फिर एक बंदरगाह है अरिका मेडू। अरिका मेडू ये पूर्वी तट का बंदरगाह है और ये आधुनिक पौंडीचेरी में पड़ता है, ठीक। अरिका मेडू कहां पर इस समय? आधुनिक पौंडीचेरी में है। और इसका नाम एक और मिलता है पेडोकू। पेडोकू, पेडोकू नाम मिलता है कहां पर? पेरिप्लस, यानी जो ये पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, तो इस बंदरगाह यानी अरिका मेडू का नाम पेडोकू भी मिलता है कहां पर? पेरिप्लस पुस्तक में, ठीक है, याद रखिएगा। एक और बंदरगाह है कोरकई, ठीक है। कोरकई ये पांड्य की यानी पांड्यों की बंदरगाह राजधानी थी, ठीक है, याद रखिएगा। पांड्यों की बंदरगाह राजधानी कौन सी थी? कोरकई, ठीक है। और कोरकई का नाम मिलता है कालची, कहां पर? पेरिप्लस में, ठीक है। यानी कोरकई का एक नाम और है कालची, जो कहां मिलता है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसका नाम मिलता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो मरुत्तरकालीन कला थी वो कैसी थी। तो कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म था, यानी कि बौद्ध धर्म के आधार पर इस कला का निर्माण किया गया था, ठीक है। यानी कि मोस्टली मतलब जो बुद्ध धर्म था तो उससे संबंधित चीजों का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो दो प्रकार की कला थी, एक गांधार कला थी और एक मथुरा कला थी, ठीक है। तो गांधार कला की उत्पत्ति कहां मानी जाती है? होलोनिस्टिक कला, ठीक है। होलोनिस्टिक कला हम आपको बता चुके एक बार फिर, ठीक है, कि जिस प्रकार से हमारी जो गांधार कला है, तो गांधार कला की उत्पत्ति कहां से हुई है? होलोनिस्टिक कला से ही हुई है। जो आज की आप गांधार कला देख रहे हैं ये होलोनिस्टिक कला का एक बदला हुआ या परिवर्तित या आधुनिक स्वरूप माना जा सकता है, ठीक है। और गांधार कला में क्या क्या बना था? बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा की जो मूर्ति है वो बनी थी, ध्यान मुद्रा की मूर्ति है वो बनी थी, और अभय मुद्रा का निर्माण किया गया, यानी कि अभय मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में और बुद्ध की धर्मचक्र मुद्रा में जो भी मूर्तियां बनाई गई हैं वो सब गांधार कला में बनाई गई हैं। दूसरी थी मथुरा कला, तो बुद्ध की धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भू स्पर्श मुद्रा का निर्माण मथुरा कला में किया गया था, ठीक है। और इस काल के जो प्रमुख साहित्य थे तो उन साहित्यों को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा का प्रचलन अधिक था, यानी जो मोस्टली यानी कि अधिकतम जो साहित्य थे वो संस्कृत भाषा के थे। जबकि आप मौर्य काल में देखते हैं कि वहां पर प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन मौर्योत्तर काल में संस्कृत भाषा का प्रचलन बहुत ज्यादा था। और प्रमुख साहित्य कौन कौन से थे हम आपको नाम बताते हैं, नाम यहाँ से सुनिएगा, ठीक है। नाट्यशास्त्र भरत ने लिखी है, कामसूत्र बादशाह ने लिखी है, सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र ये अश्वघोष ने लिखी है, स्वप्नवास वदत्तम ये भास ने लिखी है, ठीक है। गाथा सप्तशती ये हाल ने लिखी है, महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है, और चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, है ना।
देखिए किस तरह से कंसाइज में मैंने पूरे मौलिकोत्तर काल को एक ही वीडियो में समाहित कर दिया है। ठीक है, अब आप इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिए और आप देखेंगे कि जितने प्रश्न पूछे गए अभी तक या फिर पूछे जाने की संभावना है, सारे प्रश्न आपको यहाँ से मौलिकोत्तर काल के प्रशासन के बारे में मिल जाएंगे। ठीक, अब कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी बातों को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है ना तो क्या करें, आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लिया करिए, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप वीडियो देख लें, नोट्स बना लें, नोट्स बनाने के बाद फिर एक बार वीडियो और देखें, वीडियो चलने दें और नोट्स आप उसमें देखते जाएं कि जो मैं बोल रहा हूं क्या वही बातें नोट्स में लिखी हैं। तो बोलने से और पढ़ने से जब दोनों आप काम याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, फिर बार बार आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दीजिए, बहुत दिन से मैंने कहा नहीं था। ठीक है, और कोई समस्या हो तो कमेंट करके बताइए, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।